नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे जो पिम्स हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या, जिसके नतीजे में 15 घरों में सफ़े मातम बिछ गए, जिसके नतीजे में 15 माओं की गोदे उजड़ गईं, जिसके नतीजे में 15 नौमौलूद जो है वो जलकर शहीद हो गए। अब नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े को लेकर जो इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आग लगने के वाक़े की वजूहात बयान की गई हैं, इस रिपोर्ट की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आप नाज़रीन को आगे चल के ये बताएंगे कि बच्चों की अम्मात पर, बच्चों की लाशों पर क्या खेल जो है वो रचाया गया। और फिर जो मुतालबा किया जा रहा है, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आग लगने के इस अफसोसनाक वाक़े पे मुस्तफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़े के इस मुतालबे पे क्या डेवलपमेंट हुई है, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो एक अच्छी खबर है, कड़ी शर्त के साथ जो एक अच्छी खबर है, और उस डेवलपमेंट पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से खुफिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया है, फिर इस खबर की डिटेल से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे आज सुबह 6 बजे जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, उसके बाद जो दिल दहला देने वाली खबर थी कि 16 में से 15 नौमौलूद जो है वो जलकर जान की बाजी हार गए। अब इस वाक़े के बाद नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, तलाल चौधरी साहब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन इस वाक़े पे जैसे यकीन दहानी कराई गई, वज़ीर आज़म की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया, सेक्रेटरी सेहत को उनके अहदे से सस्पेंड करके फारिग कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास भी बुलाया है इस मामले पे। लेकिन आग लगने के वाक़े की वजूहात क्या हैं, इस पर नाज़रीन हस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से जो इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें यह कहा गया है कि चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में जहां पर बच्चों को इनक्यूबेटर पे रखा गया था, तमाम के तमाम जो इनक्यूबेटर थे उनके ऑक्सीजन सिलेंडर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर एक दूसरे के साथ लिंक थे। वजूहात में रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक इनक्यूबेटर में जो ऑक्सीजन की मिकदार मापने वाला जो आला है, उसमें आग लगती है, वो फटता है, जिसके नतीजे में जो आग है वो तमाम इनक्यूबेटर तक फैल जाती है। और इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बच्चे जले हैं, एक तो आग लगने से जो धुआं फैला उस कमरे में, और फिर जो आग पहले हल्की थी फिर बड़ी तेजी के साथ वो फैल गई, तो आग फैलने के नतीजे में जो है वो बच्चों की ये अमवात हुई है। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्चा जो पहला इनक्यूबेटर था जहां से ये आग जो है वो शुरू हुई है, वो बच्ची जो है वो मौजज़ाना तौर पे बच गई। लेकिन डिटेल ये सामने आ रही है, जो पहली बच्ची है जो मौजज़ाना तौर पे बची है, जिसको इनक्यूबेटर लगा हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन मापने के आला जो है वो फटा है, उस बच्ची को डॉक्टर ने नहीं बल्कि उसकी खाला ने बचाया है। और ये वजूहात सामने आने के बाद रेस्क्यू ज़राए से, रावलपिंडी के रेस्क्यू ज़राए से खबर सामने आई है कि जो रावलपिंडी शहर के अलाइड हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर भी सेफ्टी मैयर के जो इंतजामात हैं, आग से बचाव के जो इंतजामात हैं, वो ना होने के बराबर हैं। और फिर जो आग की सूरत में हादसे से बचने के जो एग्जिट गेट होते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे फाल नहीं है, ना वो जो सिस्टम है फायर सेफ्टी सिस्टम, ना वो मुकम्मल तौर पे फाल है, बल्कि जो एग्जिट गेट हैं उन पे भी ताले लगे हुए हैं। अब ये रावलपिंडी के रेस्क्यू ज़राए से ये खबर सामने आने के बाद, बल्कि तहलका खेज इंकशाफ सामने आने के बाद, मरियम नवाज साहबा पंजाब के वज़ीर आला की तरफ से इस मामले का नोटिस ले लिया गया है, और रावलपिंडी के मुतलका हुकाम को कहा गया है कि जो सेफ्टी सिस्टम है, फायर सेफ्टी सिस्टम है रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स का, उन्हें मुतहरक किया, उन्हें मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल किया जाए, उन्हें मुकम्मल तौर पे जो है फाल किया जाए।
اب ریسکیو ذرائع راولپنڈی کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فائر ہائیڈرینٹ سہولت ہے وہ بھی راولپنڈی میں بھی فعال نہیں ہے. جیسے پیمز میں فعال نہیں تھی ویسے راولپنڈی کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی فعال نہیں ہے. لیکن آج ایک اور بات, یہ 15 گھروں میں صفے ماتم پہ بچ گئی, لیکن اس واقعے کو لے کے ناظرین جو سیاست کی جاری ہے وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. سلمان کمرالہ صاحب معذرت کے ساتھ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ اس واقعے کے بعد بن ٹھن کے قمیض شلوار واسکٹ پہن کے وہاں پہ گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ سیاسی اسٹیٹمنٹ دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جاتا, جو غفلت لاپرواہی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی, ان کے خلاف انکوائری اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا جاتا. لیکن پیمز میں جا کے راجہ صاحب نے کیا کہا کہ ووٹ کے چونکہ وقت نہیں ہے اس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس قسم کے واقعات کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. کہ راجہ صاحب یہ بیان دیتے ہوئے کہ سیاسی ووٹ کے وقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جس میں 15 بچے جو ہے وہ جل کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کیا راجہ صاحب کو بھول گیا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے خیبر پختونخوا کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن کا بحران پیدا ہوا جس کے نتیجے میں 7 اموات ہوئی تھی, 7 اموات ہوئی تھی. اور پھر کراچی میں جو گل پلازا کا ایشو ہوا جس میں درجنوں غالباً 100 سے بھی زیادہ اموات ہوئی تھی. اب راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو وقت نہیں دی گئی, ووٹ کو جو ہے وہ عزت نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے, ویسے تو متاثرین کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی بھی مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. کیا گل پلازا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی افسوسناک واقعہ تھا, اس میں بھی درجنوں انسانی جانیں جل کر خاکستر ہو گئی تھی, جل کر شہید ہو گئی تھی. کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے استعفیٰ دیا تھا؟ کیا مراد علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا تھا؟ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں انتظامی غفلت سے ہوتے ہیں. یہ ایک انسانی المیہ ہوتا ہے جس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سسٹم کا کولیپس ہوتا ہے. سیاسی مشینری کو, سیاسی حکومت کو, سیاسی وزیر اعلیٰ کو, سیاسی وزیر اعلیٰ کی کابینہ کو یا وفاقی حکومت کو, وفاقی حکومت کی کابینہ کو نیچے سے سب اچھا کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے. لیکن جب اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے نا تو پھر سب کچھ آشکار ہو جاتا ہے, سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. تو غفلت کے مرتکب جو لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اب جو مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, چلیں پیپلز پارٹی نے کیا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے خود ہی اپنے استعفے کے معاملے کو پبلک کر دیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں تھے, وزیر اعظم کی طرف سے جو ہنگام اجلاس بلایا گیا اس معاملے پہ بریفنگ کے لیے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے, وزیر صحت کو بھی کراچی سے بلایا گیا. اور مصطفیٰ کمال صاحب اسلام آباد آنے کے بعد پیمز ہاسپٹل میں گئے ہیں وہاں پہ, اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں اور میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب وزیر اعظم اس معاملے پہ فیصلہ کریں گے, لیکن ان کے استعفے کا جو معاملہ ہے وہ خود ہی اس کو پبلک میں لے آئے ہیں کہ وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ مجھے یہ پورٹ فولیو رکھنا چاہیے, مجھے کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے, میرا احتساب جو ہے میرا وزیر اعظم کرے گا. دیکھتے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے سیکرٹری صحت کو تو فارغ کر دیا گیا تھا, اب وزیر صحت سے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ناظرین, جو سب سے پہلے ریسپانسیبل ہے, جواب دہ ہے, پیمز ہاسپٹل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کے نیچے جو ہاسپٹل چل رہا تھا, جو سروسز چل رہی تھی, جو پوری مشینری جو ہے وہ چل رہی تھی, اس میں کہاں پہ فلا آیا, کہاں پہ غفلت ہوئی, کہاں پہ کوتاہی ہوئی, اس کے استعفے کی کوئی بات نہیں کر رہا, اس کو عہدے سے ہٹانے کی کوئی بات نہیں کر رہا. اب ناظرین تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ناظرین جو مذاکرات کا ڈول بار بار حکومت کی طرف سے پھینکا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کنویں میں, اب جو سپیکر صاحب ہیں جنہوں نے ثالثی کی بھی کوشش کی کہ حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کو بٹھایا جائے, سپیکر صاحب نے تو سرنڈر کر دیا ہے.
स्पीकर अयाज सादिक साहब ने गिव अप कर दिया है। उन्होंने कहा मैं तो थक चुका हूं तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर कर करके। अब वज़ीर आज़म साहब ने ऑफर की है, राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफर की, हुकूमत के काबीना के मिनिस्टर्स ने ऑफर्स की। अब अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आती है तो हुकूमत के साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं थक चुका हूं ये ऑफर दे दे के, एक इंसान कितनी मरतबा मुज़ाकरात की ऑफर कर सकता है। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा हुआ करता था कि बानी से आप मुलाकात क्यों नहीं कराते, बानी के साथ मुलाकातों पे जो पाबंदी है उस पाबंदी का खात्मा होना चाहिए। बल्कि आपको याद होगा कि जब सोहेल हफीज साहब वज़ीर आला बने थे, उनको जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी थी तो सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान से मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उस वक्त यह बार बार कहा जाता रहा कि सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने से पहले, क्योंकि यह पैगाम भी तो अडयाला जेल से आया था कि हटाया जाए, इस्तीफा लिया जाए गंडापुर से और अफरीदी साहब को वज़ीर आला बना दिया जाए। उसके बाद मुलाकातें बंद हो गई, इक्का दुक्का मुलाकातें हुई। खान साहब के वकील सलमान सदर साहब उनके पास मुलाकातें करने के लिए जाते रहे, एक मुलाकात या दो उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन उसके बाद फिर मुलाकातों पे ताला लग गया, मुलाकातों के दरवाजे को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। और उसकी वजह यह बयान की जाती रही कि इमरान खान साहब की बहनें या पीटीआई के लोग जो मुलाकात करके आते हैं, मुलाकात के बाद आकर जो सियासी गुफ्तगू अडयाला जेल के बाहर होती है उससे इंतशार फैलता है, उससे जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ अवाम को उकसाया जाता है। रियासती इदारों के, कौमी सलामती इदारों के जो सरबराहान हैं उन पर कीचड़ उछाला जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, मलाइन किया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नौरीन खानम साहबा इमरान खान साहब की बहन है, एक हफ्ते में उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं। अब यह बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों को लेके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए फिजा जो है वो बेहतर हुई है, कशीदगी जो है वो कम हुई है, दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है, गुंजाइश निकाली गई है। अपने अपने स्टांस से दोनों एक एक कदम पीछे हटे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जैसे नौरीन खानम साहबा ने एक मुलाकात की, दूसरी मुलाकात की और मुलाकात करके वो वापस आती हैं और मीडिया के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करती, तो जैसे बुशरा बीबी साहबा की फैमिली की, उनकी बेटियों की, उनके बेटों की या उनकी भाभी की उनके साथ मुलाकात अब तसलसल के साथ हो रही है, किसी तातुल के बगैर हो रही है। तो अगर इन मुलाकातों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक्सप्लॉइट ना किया गया तो ये जो सहूलत है, मुलाकातों का जो बंद दरवाजा खुला है, ये सहूलत इमरान खान साहब की फैमिली के लिए और इमरान खान साहब के लिए जो है वो जारी रहेगी, इसमें फिर तातुल नहीं आएगा। लेकिन वो कड़ी शर्त क्या है नाज़रीन? वो कड़ी शर्त यही है कि आपको मुलाकातों के बाद सियासी खामोशी अख्तियार करना पड़ेगी। ये बुनियादी कीमत है इमरान खान से मुलाकातों का रास्ता खोलने के लिए। और इस बुनियादी कीमत या इस कड़ी शर्त के ऊपर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की बहनों ने भी मुस्बत रिस्पॉन्स दिया है, मुस्बत जवाब दिया है। आप देखें, कल जब नौरीन खानम मुलाकात करके वापस आई, एक साफी ने उनसे पूछना चाहा कि क्या गुफ्तगू हुई है, तो इमरान खान साहब की बहन का जवाब था, चौधरी साहब आप शैतानी ना करें, हमने कुछ सियासी मुलाकात नहीं की, इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है, यही बड़ी बात है, हम मुलाकात के ऊपर किसी किस्म का कमेंट नहीं करेंगे। अगर नाज़रीन यही रवैया अडॉप्ट कर लिया गया तो फिर मुलाकातें बहनों की जो है वो इसी तरीके से बिला तातुल जो है वो जारी रहेंगी। ये जो मुतलका हुकाम है उनकी तरफ से जो है ये एक जेस्चर दिया गया है कि ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है पीटीआई उनकी बहनों की तरफ से, तो ये मुलाकातें जो है वो आइंदा भी जारी रह सकती हैं अगर यही रवैया जो है वो अडॉप्ट किया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक एक खबर आपके साथ हम शेयर करना भूल गए थे, जिसका हमने थंबनेल पे तो जिक्र किया था। नाज़रीन, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जिनके खिलाफ केस हुआ, उनको सजाएं सुनाई गई। सजा के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है उसमें अहले खाना की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है। एक सीएमए फाइल की गई जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 हफ्तों से ईमान मज़ारी जो है वो बीमार हैं, उनके सेहत के मसाइल हैं, उनके मसूड़ों से खून बहता है,
ہاسپٹل میں ڈینٹسٹ نہیں ہے اور پرائیویٹ ڈینٹسٹ سے مشورہ کر کے جو دوائی بھجوائی گئی وہ بھی ایمان کو نہیں دی گئی. ان کے سینے میں انفیکشن ہے, ڈاکٹر کی طرف سے ایکس رے کرنے کا کہا گیا ہے, لیکن وہ ایکس رے بھی ان کا نہیں کروایا جا رہا تاکہ پتہ چل سکے کہ کس چیز کا انفیکشن ہے. اب اہل خانہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست یہ ہے یا استدعا یہ ہے کہ جو سزا ہے ایمان اور ہادی کی اس کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ دونوں ایمان اور اس کے خامد ہادی علی چٹھا جو ہے وہ سزا سسپینڈ ہونے کے بعد باہر آئیں اور پھر ان کا پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں ضمانت پہ جب وہ رہا ہوں گے تو ان کے جو صحت کے مسائل ہیں وہ پرائیویٹ کنسلٹیشن کے ذریعے, پرائیویٹ میڈیکل چیک اپ کے ذریعے, پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے وہ صحت کے مسائل جو ہے وہ حل ہو پائیں گے. دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو اپیل کی گئی ہے کہ فوری طور پہ بلا تاخیر جو ہے مقدمے کا فیصلہ کر کے سزا سسپینڈ کی جائے. 8 ستمبر کو یہ مقدمہ سماعت کے لیے فکس ہو چکا ہے.